हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कल अपन ने पॉलिनेशन या परागण क्रिया कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आज आपको स्टार्ट करा रही हूँ असंगतता, जिसे बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि किसी कारणवश अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, असंगतता। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी दी हुई है, द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि किसी कारणवश वो दोनों ही ठीक है, फंक्शनल हैं यानी क्रियाशील हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर उनमें निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, असंगतता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तरीके के दो टाइप हैं इसके, एक तो है अंतराजाति और एक है अंतरजाति, यानी कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। जो फर्स्ट वाला है अंतराजातीय या इंटर स्पेसिफिक, इसमें यह है कि जब जीनस एक हो लेकिन स्पीसीज अलग हो तो उस कंडीशन में इनमें सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण नहीं हो पाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनमें निषेचन क्रिया नहीं पाई जाती है। अभी आप डायग्राम देख रहे हो, ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका ओलेरेसिया की है, आपके बुक में कंपेस्ट्रिस भी दी हुई है। तो इनके मध्य जो है किसी भी तरीके की जो है निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये कौन सा है, जिसमें कि इंटर स्पेसिफिक, यानी कि वंश एक ही है या जीनस एक ही है ब्रेसिका, लेकिन स्पीसीज अलग हैं, यहाँ रापा है या ओलेरेसिया है या कंपेस्ट्रिस है, तो इनके बीच में जो है निषेचन क्रिया किसी कारणवश नहीं हो पाती है। अब देखो इसका सेकंड है अंतरजातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक। अब ये कंडीशन कौन सी है, इसमें एक ही जाति के अलग अलग सदस्य हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल भी मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, ये मूला का फ्लावर है जिसमें दो तरीके के हैं, पिन फ्लावर है और थ्रम फ्लावर है, जिसमें कि पिन फ्लावर में आपको दिख रहा है स्टिग्मा बड़ी है और पोलन ग्रेन्स या एंथर कम नीचे हैं, और दूसरे वाले में थ्रम वाले में आपको स्टिग्मा नीचे दिखाई दे रही है और एंथर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी इसको अपन ने क्या कहा था, हेटेरोस्टाइली। तो इस कंडीशन में भी जो है इनमें पोलन ग्रेन्स हैं या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। तो ये दो यहाँ पर आपके आते हैं किसमें, असंगतता में या इनकम्पेटिबिलिटी में। तो इसमें अपने दोनों आप लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर इसके दोनों प्रकार हैं, उन प्रकारों को विथ एग्जाम्पल यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया या पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब क्या है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद अगर वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण कार्यकी भी हो सकते हैं, आकारिकी भी हो सकते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और अगर अपन इसका बेसिक कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर जो इन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं, उन जीन्स की वजह से ये प्रोसेस जो है नहीं हो पाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कब आती है, जब गाइनोसियम डेवलप हो या मैच्योर हो, या फिर जिस समय पोलन ग्रेन्स की जो वॉल बन रही है, जो भित्ति बन रही है, उस समय अगर किसी जीनी संरचना के कारण ये दिक्कत आ जाए तो उस समय जो है ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। अब यहाँ पे देखो ये भी यहाँ दो तरीके की है। पहली आपको मैं बता रही हूँ, ये है गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी और इसको अपन बोलते हैं युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश जो है परागकण है उसका जीनी प्ररूप अनुकूल ना हो, तो ऐसे को तो क्योंकि युग्मोद्भिद है, नर युग्मोद्भिद आप जानते हो कि परागकण है वो अंकुरित होता है, तो वो अगर अंकुरित नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि उस पे जो जीन्स हैं
वो जीन्स उसको अंकुरित नहीं होने दे रहे, यानी कि नर युग्मोद्भिद का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, युग्मोद्भिद। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो है यहाँ पे क्या है, स्पोरोफिटिक, यानी कि बीजाणुद्भिद। आपने पीढ़ी एकांतरण पढ़ा है तो आपको पता है कि सभी के जीवन में दो स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है गैमेटोफिटिक और एक होती है स्पोरोफिटिक। तो गैमेट्स बनते हैं और स्पोर्स बनते हैं। तो उसी तरीके से जो दूसरी वाली है, ये कौन सी है, स्पोरोफिटिक। और इसमें क्या होता है कि जब परागकण उत्पन्न हो रहे हैं और उस उत्पन्न होने या बनने के समय अगर उसे जो जीन बना रहे हैं वो जीन किसी वजह से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई क्रिया उनसे नहीं हो पा रही है, या उनका फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में चीज़ क्या कहलाएगी, बीजाणुद्भिद। तो पहला वाला था कि परागकण तो बन गए लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पा रहे, यानी कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। और जो स्पोरोफिटिक है, उस स्पोरोफिटिक में जब पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उसी समय जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसके कारण जो है इन्हें अनिषेचन क्रिया पाई जाती है, यानी कि इसमें निषेचन नहीं हो पाता है। अब ये देखो कि जब ये चीज़ें हैं तो इस चीज़ों से यहाँ पे 5 इसके रिजल्ट भी दिए हुए हैं, इसके परिणाम भी दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार की अगर असंगतता पाई जाती है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। अगर जर्मिनेट भी हो गए तो उनमें जो है जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब, वो नहीं बनेगी। अगर वो बन भी गई तो वो सही जगह नहीं पहुँचेगी, और सही जगह नहीं पहुँच के अगर पहुँच भी गई तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो अंड है उसके पास नहीं पहुँच पाएगी, वो पहले ही फट जाएगी वर्तिका में, और इस वजह से जो है दोनों केंद्रकों का फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये 5 रिजल्ट हैं इस असंगतता के, जिसके कारण जो है सब कुछ होते हुए, यानी कि परागकण भी क्रियाशील है, वर्तिकाग्र भी क्रियाशील है, लेकिन उसके बाद भी जो है निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। अब देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो कि सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में लिलियम प्लांट्स में किया था। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा, फिर जर्मिनेट होकर उसमें से पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब उस ग्रोथ करेगी, फिर ग्रोथ करेगी तो उसके लिए उसको एक स्पेशल मार्ग या पथ चाहिए। फिर वो कैसे जो है पहले तो पोलन ट्यूब पहले तो स्टाइल में एंटर करेगी, उसके बाद किसमें करेगी, एम्ब्रियो सैक में करेगी। तो ये जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में ये प्रोसेस दी हुई है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि परागकण किस तरीके से अंकुरित होके या जर्मिनेट होकर जो है वर्तिकाग्र की वर्तिका में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होती है तो उसके ऊपर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं, जिनको एब्जॉर्ब करके ही ये अंकुरित होता है, ये जर्मिनेट होता है। ये कई बार आता भी है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन सही है तभी वो जर्मिनेट होके अंदर जाएगा। अगर नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होगा ढंग से, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होगा। अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर जो पदार्थ हैं वो पदार्थ लिपिड है, उसके बाद में शुगर है, रेजिन है, बोरोन है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स की वजह से ही जो परागकण है वो अंकुरित होता है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, जर्मिनेशन पीरियड। तो जर्मिनेशन पीरियड क्या है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है और वो जो अंकुरित होता है उसमें जितना समय लगता है उस समय को या उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन पीरियड। अब देखो स्ट्रक्चर आपने परागकण की देख ही ली है, तो उसमें जनन छिद्र या जर्मपोर होते हैं, जिससे कि अंदर वाली जो भित्ति है या मेम्ब्रेन है वो परागनली का निर्माण करती है। अब देखो अधिकतर एक परागकण से एक ही परागनलिका निकलती है, लेकिन
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें से एक से अधिक निकलती है। तो जब एक निकलती है तो उसे हम बोलते हैं एक नलिकीय या मोनोसाइफनस। आपको डायग्राम भी मैं यहाँ दिखा रही हूँ। और जब एक से अधिक निकलती है तो उसे हम बहुनलिकीय या पॉलीसाइफनस कहते हैं। और यहाँ पे उदाहरण भी है कि अधिकतर तो यही एक ही बनती है, हालांकि जर्मिनेट बहुत सारे होते हैं लेकिन एंटर केवल एक ही करती है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए कुकुरबिटेसी जो अपना ककड़ी कुल होता है, मालवेसी जिसमें अपना चाइना रोज या गुड़हल आता है, उसमें एक से अधिक जो है नलिकाएं प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर एंटर केवल एक ही करेगी भ्रूण कोश तक, बाकी बीच में ही खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे देखो इस एक स्पेशल चीज़ है कि जितनी लंबी स्टाइल या वर्तिका होगी उतनी ही बड़ी पोलन ट्यूब बनेगी, क्योंकि वहाँ से जाके उसको बीजांड द्वारा माइक्रोपाइल तक पहुँचना है। और यहाँ पे आप स्पेशल में लिख लो कि जो मक्का है जिया मेज, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी 450 mm तक जो है पोलन ग्रेन की लंबाई पाई जाती है। उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में पराग नलिका का मार्ग या पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। और ये आपको देखो 3 तरीके के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको देखना है कि कुछ जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी है लिलियम और राइबीज, ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट्स में जो स्टाइल या जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है, तो बहुत इजीली जो है उसके अंदर पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। उसमें थोड़ा सा चिकना पदार्थ या श्लेष्मा या सलाइवा टाइप जो होता है, म्यूसिलेज टाइप सा, वो उसमें भरा हुआ होता है, तो आसानी से जो है वो वहाँ पे प्रवेश कर जाती है। लेकिन अधिकतर जो पौधे हैं, अधिकतर जो प्लांट्स हैं, उनकी जो स्टाइल कैसी होती है, थोड़ी सॉलिड होती है। सॉलिड मतलब वहाँ पे सेल्स होती हैं, और जब ये एंट्री करती है तो उस समय जो वर्तिका है या स्टाइल है, उसी की जो कोशिकाएं, वो कोशिकाएं पैक्टिनेज एंजाइम को रिलीज करती हैं। और ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है, ये जो वहाँ पे सेल्स हैं या और जो भी चीज़ें, उनको धीरे धीरे क्या कर देता है, डिसॉल्व कर लेता है, और पोलन ग्रेन आसानी से वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये जो है इसमें हेल्प कौन कर रहा है, वर्तिका खुद कर रही है। फिर उसके बाद में देखो कि वर्तिका के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उसको पोलन ट्यूब है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल और कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक मतलब होता है कि जब किसी केमिकल के प्रति अट्रैक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। तो कीमोट्रॉपिक से ये लगातार जो है माइक्रोपाइल की तरफ चली जाती है। अब देखो इसके 3 यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं, 3 है एंट्रेंस। पहला वाला कौन सा है, बीजांड द्वार द्वारा, तो इसमें इसको अपन क्या बोलते हैं, पोरोगेमी। तो ये जब है आसानी से पोलन ग्रेन आएगी, वो सॉरी पोलन ट्यूब आएगी और माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर जाएगी। सेकंड वाला, और ये जो है अधिकतर सारे प्लांट्स में इसी तरीके से होता है, कुछ अपने पास में अलग एक्सेप्शंस हैं। फिर उसके बाद में सेकंड है निभागी, या इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। और इसमें क्या कर रही है, वो निभाग या जिसे चलाजा एंड बोलते हैं, वहाँ से एंटर कर रही है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, कैजुराइना है, बिटूला है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा है मीजोगेमी, यानी कि इसमें ये क्या कर रही है, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो अध्यावरण है, उनको तोड़ती हुई ये अंदर प्रवेश करती है। तो कुकुरबिटा या पॉपुलस इसमें इस तरीके की होती है, तो इसको अपन बोलते हैं मीजोगेमी। तो पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मीजोगेमी। तो इस तरीके से जो है आप विद डायग्राम इसको काम यहाँ पर करोगे। अब देखो अपन एक और यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं जिसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। पहले तो कहाँ एंटर किया था, ओव्यूल के अंदर, परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब परागनली का किस में प्रवेश हो रहा है, भ्रूण कोश में। और यहाँ पर ये अलग अलग, जैसे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जो परागनली है
वो कहाँ पहुँचती है, बीजांड द्वार पे पहुँचती है। चाहे उसका प्रवेश कहीं से भी हो, चाहे बीजांड द्वार के पास से हो, चाहे निभाग से हो, चाहे अध्यावरण से हो, वो पहुँचती कहाँ है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार पे। अब देखो इसकी जो एंट्री होती है, यहाँ आपको दिखाई दे रही है 3 चीज़ें, 2 आपको जो ग्रीन है वो तो है सिनर्जिड और एक है एग सेल। तो यहाँ पे इसका जो है पहला वाला क्या है कि अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच में से, यानी कि बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड। सेकंड है वो क्या है, भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के बीच में, यानी कि साइड से निकलेगी, बिटवीन वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड सिनर्जिड सेल। और जो तीसरी है इसमें ये पेनिट्रेटी या तोड़ देगी किसको, सहायक कोशिका को। तो सहायक कोशिका को भेदते हुए, तो उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ सिनर्जिड। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 रास्ते हैं या 3 है जिनकी सहायता से ये यहाँ पर प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखो कि जब ये इसने प्रवेश कर लिया, जब ये प्रवेश कर लेती है तो उसके बाद में देखो किस तरीके से यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। तो सबसे पहले जब ये एंटर करेगी तो पहली जो सिनर्जिड सेल है वो नष्ट हो जाएगी, चाहे वो किसी कारण से भी हो, तो वो यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद में जो है ये इसमें जब आपको स्ट्रक्चर बताई थी तब बताई थी कि तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं, यानी फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं, जिनमें कि ऐसे रसायन होते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं या उसको आकर्षित करते हैं। तो ये जो सहायक कोशिका हैं उसके तंतु रूपी समुच्चय इसमें हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। फिर उसके बाद में ये पराग नली का जो आगे वाला भाग है वो भाग क्या हो जाएगा, या तो टूट जाएगा या उसमें एक छेद हो जाएगा। और छेद होते ही उसमें से दोनों नर युग्मक हैं या दोनों मेल गैमेट हैं वो बाहर निकल जाएंगे, कोशिका द्रव्य में चले जाएंगे। और उसके बाद में एक तो अंड कोशिका से और दूसरा थोड़ी सी अमीबीय गति करके या अमीबॉइड इसमें मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट करके सेंट्रल कोशिका के पास पहुंच जाता है और द्वितीय वो जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर काम होता है। तो अभी मैं आपको आज इतना ही करा रही हूँ, फिर कल अपन इसकी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन करेंगे। ओके, थैंक यू।